आज हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 जो कि है हम लोगों का इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स, तो उसको स्टार्ट करते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं विद्युत आपूर्ति प्रणाली और मोटर्स। तो विद्युत आपूर्ति प्रणाली, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, ये क्या होता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। तो an electrical power system is a network of electrical components deployed to supply, transfer and use electrical power। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम क्या है? एक नेटवर्क है, एक तरीके का जाल है, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को यूज करके हम सप्लाई करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं और यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर का डिफरेंट प्लेसेस पर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम कहलाता है या इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। An example of an electrical power system is the grid that provides power to an extended area। एक फैले हुए एरिया को सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए जो हम पूरा सेटअप बनाते हैं ग्रिड के द्वारा, वो हमारा क्या कहलाता है? एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम या इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम का। ओके, तो इलेक्ट्रिकल ग्रिड क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रिड होता क्या है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल ग्रिड एक तरीके का वो जगह है जहां से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन करते हैं, जहां से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, उस जगह को हम इलेक्ट्रिकल ग्रिड कहते हैं। उस ग्रिड से क्या होता है, वो कनेक्ट होती है थ्रू द ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर की के द्वारा वो कनेक्ट होती है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की है, उसको कहाँ पर पहुंचा सके? कंज्यूमर एंड तक पहुंचा सके, मतलब उपभोक्ता तक उसे हम भेज सकें। तो एन इलेक्ट्रिकल ग्रिड पावर सिस्टम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द जनरेटर्स दैट सप्लाइज द पावर। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? उसके अंदर आता है पहला जनरेटर, जो कि क्या करता है? सप्लाई करता है पावर। तो जनरेटर क्या है? बेसिकली एक जनरेटिंग यूनिट है। ट्रांसमिशन सिस्टम दैट कैरी द पावर फ्रॉम द जनरेटिंग सेंटर्स टू द लोड सेंटर्स। तो जनरेटिंग सेंटर से लोड सेंटर तक ले जाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन का। ट्रांसमिशन लाइन वो होती है जैसे कि जिनको कि हम केबल कहते हैं, वही हमारी ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन के भी बहुत टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर का। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट फीड्स द पावर टू द नियर बाय होम्स एंड इंडस्ट्री। तो लास्ट में आता है हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? बेसिकली जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, आसपास के होम्स हैं और इंडस्ट्रीज हैं, आसपास के घर हैं और जो औद्योगिक फैक्ट्रीज हैं, उनको इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द स्मॉलर पावर सिस्टम आर ऑल्सो फाउंड इन इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें खुद का अपना एक स्मॉलर पावर सिस्टम होता है, जैसे हॉस्पिटल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग्स एंड होम्स हैव द स्मॉलर पावर सिस्टम्स फॉर देयर ओन। मतलब उनका खुद का एक पावर सिस्टम का सेटअप होता है। घरों में भी हम लोग अपना एक सिस्टम बनाकर रखते हैं इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए। आफ्टर द सप्लाई मेन्स, जो मेन्स से सप्लाई आती है, जो बाहर से हमारे जो मेन मीटर से सप्लाई आती है, उसके बाद में हम लोगों ने अपने घर में एक तरीके का सिस्टम बना रखा है, वो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहलाता है। उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? उसके थ्रू हम लोग अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करते हैं अपने होम के अलग अलग डिवाइसेस के लिए। तो इसके बाद में हम लोगों का क्या आता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में? तो द मेजॉरिटी ऑफ दीज सिस्टम्स रिलेज अपॉन थ्री फेज एसी पावर। तो ज्यादातर जो सिस्टम है हम लोगों के, वो थ्री फेज एसी पावर पर डिपेंड करते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ लार्ज स्केल पावर ट्रांसमिशन। तो थ्री फेज सिस्टम क्या है? स्टैंडर्ड है किसी भी लार्ज स्केल पावर ट्रांसमिशन के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द मॉडर्न वर्ल्ड। तो जो आधुनिक वर्ल्ड है, आधुनिक दुनिया है, उसमें थ्री फेज सिस्टम का यूज ज्यादा हो रहा है
और उसी की मदद से हम लोग अपना सिस्टम जो एसी सिस्टम, एसी पावर सिस्टम है, उसको रन करा रहे हैं। आगे है द स्पेशलाइज्ड पावर सिस्टम दैट डू नॉट अलाउ rely upon three phase AC power are found in aircraft, electric rail system, ocean liners एंड ऑटोमोबाइल्स। तो जहां पर थ्री फेज सिस्टम का यूज नहीं हो रहा है वो कुछ सिस्टम ऐसे हैं, जैसे कि हमारा हो गया एयरक्राफ्ट, यहाँ पर सिंगल फेज सिस्टम से ही काम चल रहा है। हमारा इलेक्ट्रिकल लाइंस हो गई, इलेक्ट्रिकल जो रेलवे लाइंस हैं वो भी सिंगल फेज सिस्टम पर ही रन कर रही हैं। और ओशियन लाइनर्स मतलब जो हमारे समुद्रीय तट हैं, समुद्रीय लाइनर्स हैं, उनमें भी हम लोग सिंगल फेज का ही यूज कर रहे हैं। और ऑटोमोबाइल्स, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, कार, ट्रक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3 व्हीकल, 2 व्हीकल और 4 व्हीकल, जितने भी 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया या फिर 6 पहिया या 8 पहिया वाहन हैं, उन सब में हम लोग यूज कर रहे हैं अपना सिंगल फेज सिस्टम का। ओके, तो ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो इसमें देखते हैं जो मैं अभी बता रहा था आप लोगों को, तो उसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो बेसिकली होता क्या है हम लोगों का, तो सबसे पहले होता है हम लोगों का जनरेशन, जिसको कि हम पावर स्टेशन बोलते हैं, जनरेटिंग स्टेशन या पावर स्टेशन। वहां से क्या होता है हम लोगों का, डायग्राम में आप लोग देखें जो ए पॉइंट होगा वो क्या दिखा रहा है, जनरेटिंग स्टेशन को दिखा रहा है, जनरेशन को दिखा रहा है। वहां से होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के थ्रू पावर स्टेशन बना हुआ है, वहां से पावर ट्रांसफॉर्मर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसमिशन करते हैं थ्रू द टावर्स एंड केबल्स। ट्रांसमिशन केबल्स होंगी और टावर्स होंगे, उनके थ्रू हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं। ये सेकंड फेज है, जिसको कि हम बी फेज के नाम से जानते हैं। बी है हम लोगों का ट्रांसमिशन फेज, उसमें क्या है, पावर का ट्रांसमिशन होता है, पावर का एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम होता है। थर्ड हम लोगों का उसी के साथ में जो पावर हम लोगों को ट्रांसमिशन के बाद में मिलती है, वो ट्रांसमिशन सब स्टेशन पर आती है। जो सब स्टेशन बने होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में सब स्टेशन रहते हैं, तो वहां पे आएगी। फिर वहां से क्या होती है, फीडर्स के थ्रू, ये फीडर लाइन लगी हुई है, जो पिलर्स लगे हुए हैं, उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पर आती है, जो कि डी पार्ट है हम लोगों का। तो डी पार्ट में क्या होता है, सॉरी, सी पार्ट में हम लोगों का होता है कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज को भी दी जाती है। तो सी पार्ट में क्या है, पहला ये आने के बाद में, ट्रांसमिशन सब स्टेशन के आने के बाद में, ये कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज और बिजनेस कस्टमर्स जो होते हैं, कंज्यूमर जो होते हैं, उनको दी जाती है। उसके बाद में क्या होता है, इस इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पर भेजकर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेशन डिवाइसेस के थ्रू अपने रेजिडेंशियल कस्टमर्स को देते हैं। तो एक ट्रांसमिशन सिस्टम से जो लाइट आएगी, पहला तो होता है पावर ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर है उसको ट्रांसमिशन लाइन को भेजता है। तो ट्रांसमिशन लाइन के पास जब पावर आएगी तो वो क्या करता है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहते हैं, ये पावर को स्टेप अप कर देते हैं। तो उसके बाद में स्टेप अप होने के बाद में फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसको हम ट्रांसमिशन सब स्टेशन पर लगा के रखते हैं। ये क्या करता है, स्टेप डाउन कर देता है, जो हमें मिलती है इलेक्ट्रिकल पावर, उसे मतलब कम कर देता है उसकी वैल्यू को। फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के थ्रू स्टेप अप करके फिर दोबारा डिफरेंट कंज्यूमर्स को भेज देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोगों का डी पार्ट है, जो कि इसमें कि क्या होता है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पावर को। और पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक पावर हम लोगों की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेशन डिवाइस पर। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेशन डिवाइस क्या है, एक तरीके से ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल पावर को स्टेप अप स्टेप डाउन करती है एज पर द नीड। उसके बाद में हम रेजिडेंशियल कंज्यूमर जो होते हैं, घरेलू जो आवासीय उपभोक्ता हैं, उन लोगों को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं थ्रू द फीडर्स एंड पोल्स। तो और एक दूसरी ही जगह पर हम लोग क्या करते हैं, डी पॉइंट से सी पॉइंट पर ट्रांसफर करते हैं, जो कि हमारे कंज्यूमर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस कंज्यूमर्स होते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करते हैं। तो ये हम लोगों का एक पूरा एक नेटवर्क है, पूरा इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम का, जो कि इस डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। ओके,
अब नेक्स्ट हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर में, वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। तो विद्युत आपूर्ति प्रणाली के प्रकार क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। तो द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर टू एन इलेक्ट्रिकल लोड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल सप्लाई। तो किसी भी विद्युत आपूर्ति को पूरा करना, विद्युत शक्ति को किसी भी लोड तक भेजने की जो पूरी एक प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विद्युत आपूर्ति प्रणाली या विद्युत प्रणाली। ठीक है। द मेन फंक्शन of the power supply is to convert electrical current from a source to the correct voltage, current and frequency to the load। तो इसका जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम का मेन फंक्शन है वो काम क्या है, इसका काम है इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करना, सप्लाई इलेक्ट्रिकल पावर को सप्लाई जो हम कर रहे हैं उसको कन्वर्ट करना इन द इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम द सोर्स टू द लोड। तो जो हम सोर्स से, जो सोर्स है जो किसी चीज को जनरेट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, पैदा कर रहा है एक तरीके से, उससे अपने लोड टर्मिनल तक भेजना, जिसमें हम क्या करेंगे, हम वोल्टेज का करेक्शन करेंगे, वोल्टेज को ठीक करते हैं, करंट को ठीक करते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी को ठीक करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल आउटलेट है, इलेक्ट्रिकल आउटलेट एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस सच एज बैटरीज, फॉसिल फ्यूल सेल्स, generators, solar power converters are generally known as the power source. The power supply is classified into different categories। तो जो पावर सप्लाई है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटी जाती है, जिसमें कि एक हम लोगों की होती है एसी पावर, एसी सप्लाई, और दूसरी होती है डीसी सप्लाई। तो दो तरीके की हम लोगों की इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती हैं। अब हम इसका ब्रॉड में क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कितने टाइप का हम लोगों का इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम होते हैं। ओके। तो जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम है, हाँ बोलिए। तो जो फर्स्ट टाइप है हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम का, विद्युत आपूर्ति प्रणाली का पहला प्रकार है, वो है डीसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई क्या होता है, डायरेक्ट करंट सप्लाई। इसे हम डीसी सप्लाई को डायरेक्ट करंट सप्लाई भी बोल सकते हैं। सच टाइप ऑफ सप्लाई सप्लाइज अ कांस्टेंट डीसी वोल्टेज टू द लोड। तो डीसी सप्लाई क्या है, ये एक स्थिर, निरंतर एक प्रकार का वोल्टेज की आपूर्ति करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इट में डिलीवर फ्रॉम अ डीसी सोर्स और एन एसी सोर्स। तो जो ये पावर डिलीवर करेगी ये एसी सोर्स से भी कर सकती है और डीसी सोर्स से भी कर सकती है। डीसी सोर्स से हम डायरेक्टली डीसी सप्लाई ले लेंगे, और एसी सोर्स से अगर हम उसे लेंगे तो उसके बीच में हम लोग उसके यूज करेंगे रेक्टिफायर या कोई कन्वर्टर डिवाइस, जैसे कि इन्वर्टर हो गया, या फिर अदर कन्वर्टिंग डिवाइस का यूज करके रेक्टिफायर या फिर इन्वर्टर डिवाइस का यूज करेंगे एसी टू डीसी कन्वर्जन, सॉरी एसी टू डीसी कन्वर्जन करने के लिए। ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है एसी सप्लाई। अब दूसरा जो टाइप होता है एसी डीसी सप्लाई। तो बेसिकली एसी डीसी सप्लाई में क्या होता है, एसी एनर्जी कैन बी डिलीवर डीसी पावर विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर्स। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफायर का यूज करके एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ये विच कन्वर्ट्स द ट्रांसफॉर्मर आउटपुट वोल्टेज टू अ वेरिएबल डीसी वोल्टेज। तो जो ट्रांसफॉर्मर से आउटपुट वोल्टेज हमें जो एसी मिल रहा है उसको डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेक्टिफायर का या फिर किसी और कन्वर्टिंग इंस्ट्रूमेंट का। द डीसी वोल्टेज passes through an electronic filter which turns it into an unregulated DC voltage। तो जो हम लोगों को डीसी वोल्टेज मिला है उसको हम पास करते हैं किसके पास में, इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्टर्स लगे होते हैं, उनके थ्रू पास करते हैं। ये क्या करता है, उस वोल्टेज को अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जो फिक्स्ड कांस्टेंट डीसी वोल्टेज हमें मिल रहा है उसे अनकांस्टेंट या अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज में फिल्टर्स के थ्रू हम लोग कन्वर्ट करते हैं या टर्न करते हैं, चेंज करते हैं।
There is also a register in series with output to limit charging current and the final output power is fed to the load. तो कभी कभी किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग रजिस्टर का भी यूज कर लेते हैं सीरीज में, जिससे कि हम लोग चार्जिंग करंट को लिमिट कर सकें। चार्जिंग करंट क्या है? जो किसी भी डिवाइस में एक्स्ट्रा करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम चार्जिंग करंट कहते हैं। किसी डिवाइस को चार्ज अप करने के लिए जो करंट प्रोड्यूस होता है इन द आउटपुट साइड, उसको लिमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं रजिस्टर का। एक रजिस्टर एक तरीके का एक रेजिस्टेंस का सीरीज में कनेक्शन है, जिसको कि हम यूज करते हैं एज अ चार्जिंग एज अ लिमिटर सर्किट फॉर द चार्जिंग करंट। तो चार्जिंग करंट को लिमिट करता है, मतलब रोकता है उसे। ये हम लोगों का एसी डीसी सप्लाई सिस्टम हो गया। इसी तरीके से जो थर्ड सिस्टम है वो है हम लोगों का स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस। तो एसएमपीएस क्या है? बेसिकली ये हम लोगों के जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें भी यूज होते हैं एसएमपीएस। ये क्या होते हैं? बेसिकली द मेन इनपुट इज कन्वर्टेड टू डीसी बाय अ रेक्टिफायर एंड फिल्टर एंड देन स्विच्ड ऑन एंड ऑफ एट द हाई फ्रिक्वेंसी। तो ये क्या होता है, जो मेन इनपुट को ये क्या कन्वर्ट करते हैं, डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफायर की मदद से। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज किए जाते हैं ये। तो इसका यूज क्या है एसएमपीएस का? ये क्या करता है, स्विच कर देता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई को ऑन और ऑफ एट हाई फ्रिक्वेंसी, मतलब अच्छी फ्रिक्वेंसी पर, हाई लेवल फ्रिक्वेंसी पर ये कन्वर्ट कर देता है, जिसकी की रेंज होती है 10 किलो हर्ट्ज से लेकर 1 मेगा हर्ट्ज बाय एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच। तो इलेक्ट्रॉनिक स्विच की मदद से ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को हाई फ्रिक्वेंसी पर चेंज कर देता है। इट हैज अ सेफ्टी फीचर टू प्रोटेक्ट डिवाइस एंड द यूजर्स। तो इसका एक सेफ्टी फीचर है, इसका एक फायदा है। ये क्या करता है, जो हमारा हम लोगों को, जैसे हम यूजर्स हैं, हमको बचाता है करंट या किसी भी तरीके के अनवांटेड हैपनिंग से, मतलब किसी तरीके की दुर्घटना होने से हम लोगों को बचाता है। और ये क्या करता है, हमारी डिवाइस को भी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डैमेज, किसी तरीके के नुकसान से ये बचाएगा हमारी डिवाइस को। इस तरीके का इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। अब नेक्स्ट है हम लोगों का लीनियर रेगुलेटर्स। जो फोर्थ टाइप है वो है लीनियर रेगुलेटर। तो लीनियर रेगुलेटर क्या है? लीनियर रेगुलेटर कन्वर्ट्स अ वेरिंग डीसी वोल्टेज टू अ कांस्टेंट डीसी वोल्टेज। तो ये क्या करता है, एक लीनियर रेगुलेटर क्या है, किसी भी वेरिंग, मतलब जो उसकी जो डीसी वोल्टेज की वैल्यू जो वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, उसको फिक्स्ड वैल्यू मतलब कांस्टेंट वैल्यू में चेंज करता है। देयर इज एन current limiting function to protect the power supply and the load from the overcurrent. It is independent of fluctuation in the input voltage and the load impedance to provide steady value. तो जो लीनियर रेगुलेटर है, किसी भी जो वेरिएबल सप्लाई मिल रही है वोल्टेज की, उसको चेंज करके ये क्या करता है, कांस्टेंट सप्लाई में चेंज करता है। और ये करंट लिमिटिंग फंक्शन इसके अंदर होता है टू प्रोटेक्ट द पावर सप्लाई एंड द लोड फ्रॉम ओवर करंट। तो ज्यादा करंट होने से ये, इसके अंदर एक करंट लिमिटिंग फंक्शन है, करंट को लिमिट करने का, मतलब करंट को एक जगह पे फिक्स करने का ये फंक्शन है इसके अंदर। इसके थ्रू ये क्या करता है, इसके थ्रू ये हमारी जो डिवाइस है उसकी जो ओवर करंट होने में उस डिवाइस को रोकता है, उस डिवाइस में ओवर करंट होने से रोकता है उसको। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लीनियर रेगुलेटर है। ये क्या होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द इनपुट वोल्टेज। ये स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है, चाहे किसी भी वोल्टेज की इनपुट वैल्यू में कितना भी उतार चढ़ाव आए। ठीक है, और ये एक स्टडी स्टेट वैल्यू देता है। स्टडी वैल्यू का मतलब होता है एक कांस्टेंट, एक स्थिर वैल्यू देना किसी चीज की। तो वोल्टेज की एक फिक्स्ड वैल्यू, स्थिर वैल्यू देता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है हम लोगों का एसी पावर सप्लाई। एसी पावर सप्लाई क्या है? तो एसी पावर सप्लाई, एक सेकेंड, एन एसी पावर सप्लाई कैन बी टेकन फ्रॉम
the main supply transmitted to the desired voltage with the help of step up and step down transformer। तो एसी पावर सप्लाई पावर क्या है, जिस तरीके से डीसी सप्लाई पावर थी उसी तरीके से एसी सप्लाई पावर होती है। ये क्या है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है हर इंटरवल के बाद में, तो उस वैल्यू को ये लेता है और हम लोगों को एक डिजायर्ड वोल्टेज देता है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से। दिस सप्लाई इज डिवाइडेड इनटू सिंगल फेज एंड अ थ्री फेज सिस्टम। तो एसी सप्लाई सिंगल फेज भी हो सकती है और थ्री फेज भी हो सकती है। सिंगल फेज यहाँ पर हम लोगों को सिंगल एक कंज्यूमर को स्मॉल किसी छोटे इक्विपमेंट को चलाना है या किसी छोटी डिवाइस को चलाना है, वहां वहां पे हम सिंगल फेज सप्लाई का यूज करते हैं। और जहां पर हम लोगों को किसी बड़ी मशीन को या बड़ी डिवाइस को रन करना है, चलाना है, वहां पर हम लोग थ्री फेज सप्लाई का, थ्री फेज सिस्टम का यूज करते हैं। तो सिंगल फेज सिस्टम में हमारा आर वाई वी, रेड ब्लू येलो, उनमें से कोई एक फेज होगा और एक न्यूट्रल वायर होगा, तो वो हमारा सिंगल फेज सिस्टम कहलाता है। और थ्री फेज सिस्टम, तो थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है, आर वाई बी तीनों होंगे और एक न्यूट्रल होगा, तो तीनों का यूज होगा उसमें और एक न्यूट्रल होगा, तो चार कनेक्शन पॉइंट्स होंगे। तो हमारे जो घरों में आती है वो सिंगल फेज सप्लाई आती है जो हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हम स्मॉल कंज्यूमर्स हैं, हम छोटे उपभोक्ता हैं, तो हम लोगों को जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो स्मॉल अमाउंट में यूज करनी है, तो इसलिए हम सिंगल फेज सप्लाई का यूज करते हैं। थ्री फेज सप्लाई जो कॉमर्शियल कंज्यूमर्स हैं, कॉमर्शियल कस्टमर्स हैं, वो लोग यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें लार्ज डिवाइसेस और मशीन को चलाना होता है, रन करना होता है। तो ये हम लोगों का सिंगल फेज और थ्री फेज में डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट है प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई। अब प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई क्या है, बेसिकली पीपीएस। तो ये क्या है, एक स्मॉल स्केल माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए यूज होने वाली एक पावर सप्लाई है। प्रोवाइड्स अ रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन थ्रू एन एनालॉग इनपुट और डिजिटल इंटरफेस सच एज RS-233। तो ये कंट्रोलर है RS-233, ये एक सीरीज में लगा हुआ है, कंट्रोलर है जिसमें हम लोग जिसकी एक पिन 2 पे होगी, एक 3 पे होगी और एक 2 पे होगी। तो डिजिटल इंटरफेस है, ये क्या करता है, द कंट्रोलर प्रॉपर्टीज इंक्लूड वोल्टेज, करंट एंड फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ एसी सप्लाई। तो प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई एक तरीके की पीपीएस जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोग्रामर्स का यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर्स का। वो उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसे एक प्रोग्राम्ड वे में किसी भी डिवाइस को देते हैं। इनका यूज हम लोग किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में करते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, और जो हमारी जो लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब हो गई, या किसी भी बड़े प्लांट में ऑटोमेशन लैब हो गई, उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई का। ठीक है। और नेक्स्ट है हम लोगों का यूपीएस, दैट इज अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यूपीएस की फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस हैज अ फीचर टू टेक पावर फ्रॉम टू और मोर सोर्सेज साइमल्टेनियसली। तो यूपीएस के पास में क्या फीचर है, इसका क्या विशेषता है इसकी, तो इसकी विशेषता ये है कि ये एक साथ दो या दो से अधिक स्रोतों से बिजली ले सकता है, और इट इज यूज्ड एज अ बैकअप सप्लाई एज इट टेक्स ओवर द लोड इन ड्रॉप आउट और फेलियर कंडीशन ऑफ द मेन सप्लाई। तो इसका एक बैकअप सप्लाई की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। जब हमारी विद्युत आपूर्ति का कट हो जाता है, ड्रॉप आउट हो जाता है, या किसी विफलता की वजह से बिजली हम लोगों को नहीं मिल पाती है, तब हम इसका यूज करते हैं। द प्रोसेस इज सो फास्ट दैट द लोड नेवर एक्सपीरियंस इंटरप्शंस। तो जो यूपीएस जो हमारे घर में इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, उनकी प्रोसेस इतनी फास्ट है कि हम लोगों को ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हमारी जो बिजली कटी थी लोड से कि नहीं कटी थी। तो लाइट एक मिनट के लिए भी नहीं जाएगी। तो अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड का मतलब किसी भी रुकावट के बिना, तो एक सेकंड के लिए भी रुकावट नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं अनइंटरप्टेड। ठीक है। यस,
इन्वर्टर यूजेस द यूपीएस। इन्वर्टर में होता क्या है, इन्वर्टर एक तरीके से कन्वर्टिंग डिवाइस है। ये क्या करता है, हमारी जो एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई जो हम सप्लाई मेन से लेते हैं, अपने घरों में लेते हैं, उसको कन्वर्ट करता है डीसी सप्लाई में, जो कि बैटरी में स्टोर होती है। और जब लाइट चली जाती है, उस डीसी बैटरी जो है उससे सप्लाई लेगा, फिर फीड करेगा हम लोगों को, हमारे लोड को, जो हमारा लोड लगा हुआ है घरों में, पंखे बल्ब जो भी हैं, उनको फीड करेगा। तो ये काम है हमारे इन्वर्टर का, जो कि यूपीएस के थ्रू परफॉर्म होता है। यस। अब जो नेक्स्ट है हम लोगों का वो है हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। तो ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम का एक और टाइप है, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, तो ये हाई वोल्टेज को सप्लाई करेगा किसी भी सिस्टम को। तो HVPS, शॉर्ट में इसको HVPS बोलते हैं, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। द बल्क ऑफ एनर्जी, बल्क मीन्स होता है बड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में एनर्जी को, ऊर्जा की आपूर्ति को पूरा करना। which is hundred or thousands of voltage for applications above 20 kV। तो ये 100 या 1000 गुना वोल्टेज किसी भी एप्लीकेशन को प्रोवाइड करता है जिसकी वैल्यू 20 किलोवाट से ज्यादा होती है, ठीक है, जिस एप्लीकेशन की। इट इंक्लूड्स वोल्टेज मल्टीप्लायर्स और हाई टर्न रेशियो, हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर और बोथ टू प्रोड्यूस अ हाई वोल्टेज। तो ये क्या करता है, इसमें हम लोग यूज करते हैं मल्टीप्लायर्स का। मल्टीप्लायर्स क्या है, बेसिकली एक तरीके के वोल्टेज मल्टीप्लायर, एक तरीके के डिवाइसेस हैं जिनमें हम लोग वोल्टेज को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अलग अलग सोर्सेज से हम लोग वोल्टेज लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके लार्ज अमाउंट में किसी भी डिवाइस को या किसी भी एप्लीकेशन में या अप्लायंस को देंगे। तो उसके लिए हम लोग हाई टर्न रेशियो ट्रांसफार्मर का भी यूज करते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर या हाई टर्न रेशियो ट्रांसफार्मर्स का यूज करते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ यूज करके हम लोग प्रोड्यूस करते हैं हाई पावर, हाई वोल्टेज को, ठीक है। तो ये हम लोगों का हाई वोल्टेज पावर सप्लाई होती है, जो कि बड़े कंज्यूमर्स के लिए बल्क अमाउंट में एनर्जी को सप्लाई करने के लिए यूज होती है। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम का टाइप है, वो सिर्फ यहीं तक है। 7 to 8 पार्ट्स हैं इसके इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम के टाइप्स के बेसिकली। लेकिन जो देखेंगे हम लोग, बेसिकली दो टाइप के होते हैं मेन अगर जो स्मॉल क्लासिफिकेशन या हम लोग ब्रीफ में क्लासिफिकेशन दें, तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम बेसिकली दो टाइप के ही होते हैं, जिसमें एक होता है एसी सप्लाई सिस्टम और दूसरा होता है डीसी सप्लाई सिस्टम। ये एसी और डीसी के अंदर आने वाले ये सभी सप्लाई सिस्टम के टाइप्स हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। इसमें जो मैंने बताए हैं, आप लोगों को पढ़ाए हैं, जो वो उनके अंदर आने वाले सब टाइप्स हैं, ठीक है। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम, जिसको हम सिंगल लाइन डायग्राम या SLD शॉर्ट में कहते हैं। तो बेसिकली सिंगल लाइन डायग्राम एक तरीके का मेथड है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को शो करने के लिए, दिखाने के लिए। जैसा कि मैंने जब सिलेबस अपना स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन सिलेबस का, तो उसमें मैंने बताया भी था कि एक सिंगल लाइन डायग्राम, वीडियो में आप लोगों ने अगर यूट्यूब पे देखा होगा तो आप लोगों को सुनने को मिला होगा कि सिंगल लाइन डायग्राम बेसिकली होता क्या है। सिंगल लाइन डायग्राम किसी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम को एक सिंगल एक लाइन और डिवाइसेस के फॉर्म में शो करने का एक तरीका होता है, जिससे कि हम पूरा सिंबल से पूरा जो हमारा पावर सिस्टम है या कोई भी एक सब स्टेशन है या कोई भी एक हमारी इंडस्ट्री है, उसको हम उस डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। अब सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम, तो इसे हम SLD बोलेंगे। तो द सिंगल लाइन डायग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम यूजिंग द सिंपल सिंबल्स फॉर ईच कंपोनेंट। तो सिंगल लाइन डायग्राम, यस, तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम में हम लोग अपने जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम है, पावर सिस्टम है, उसको सिंपल सिंबल्स और कंपोनेंट्स के थ्रू किसी भी पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी बताऊंगा आगे में कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ अ पावर सिस्टम इज द नेटवर्क
which shows the main connection and arrangement of the system component along with their data such as voltage rating, voltage, resistance, reactance, etc. तो सिंगल लाइन डायग्राम क्या है? किसी भी नेटवर्क को दिखाने का एक तरीका है जिसमें कि हम लोग किस तरीके से हम लोगों ने अपने सिस्टम में कनेक्शन बना रखे हैं, कनेक्शन कर रखे हैं, और किस तरीके से हम लोगों ने अरेंजमेंट कर रखा है अपने कंपोनेंट्स का किसी भी सिस्टम में, पावर सिस्टम में। जैसे कि हम लोग क्या क्या दिखाते हैं, इसमें हम लोग जो कंपोनेंट्स के बारे में उनका आउटपुट वोल्टेज रेटिंग क्या है, उनकी रेजिस्टेंस क्या है, रिएक्टेंस क्या है, और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये तरीका है किसी भी कंपोनेंट्स के बारे में बताने का और पूरे उसको सिस्टम को शो करने का। इट इज नॉट नेसेसरी टू शो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम ऑन अ सिंगल लाइन डायग्राम। यह जरूरी नहीं है कि हम सारे जो भी कंपोनेंट उसमें लगे हुए हैं सबको दिखाएं अपने सिंगल लाइन डायग्राम में। कुछ मेन जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम दिखाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए द सर्किट ब्रेकर नीड नॉट टू बी शोन इन द लोड फ्लो स्टडी बट आर मस्ट फॉर द प्रोटेक्शन स्टडी। तो जहां हमको लोड फ्लो स्टडी दिखाना होता है वहां पर हम लोग सर्किट ब्रेकर ना दिखाएं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और उसी जगह पे अगर हम लोग प्रोटेक्शन स्टडी पढ़ रहे हो, यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन स्टडी का सर्किट सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है, वहां पे हम लोगों को सर्किट ब्रेकर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए सिंगल सर्किट ब्रेकर्स का हम लोग यूज करते हैं। सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं? सर्किट ब्रेकर एक तरीके का प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि किसी भी अनवांटेड हैपनिंग में, किसी भी तरीके की दुर्घटना या किसी तरीके की प्रॉब्लम में किसी भी सर्किट को ब्रेक कर देता है, वहीं के वहीं रोक देता है इलेक्ट्रिकल पावर को, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को दूसरी जगह जाने से। ठीक है। इन द सिंगल लाइन डायग्राम, यस यस, एमसीबी इज द एग्जांपल ऑफ सर्किट ब्रेकर। ओके, फ्यूज का भी यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इन द सिंगल लाइन डायग्राम द सिस्टम कंपोनेंट इज यूजुअली ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ देयर सिंबल्स। तो सिंगल लाइन डायग्राम में सिंबल्स के फॉर्म में हम लोग दिखाते हैं, ये मैंने ऊपर भी बता दिया। द जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन दैट इज स्टार, डेल्टा एंड न्यूट्रल अर्थिंग आर indicated by the symbols drawn by the side of the representation of the their these elements। तो हम लोग इसमें जनरेटर्स को दिखाते हैं, ट्रांसफॉर्मर को दिखाते हैं, ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन को दिखाते हैं कि उसका कनेक्शन स्टार में है कि डेल्टा में है, और न्यूट्रल अर्थिंग जो होती है उसको भी दिखाते हैं हम लोग, इंडिकेट करते हैं थ्रू द सिंबल्स। तो ये तरीके होते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट के साइड में। तो द फिगर शोज द सिंगल लाइन डायग्राम। तो नीचे एक फिगर में सिंगल लाइन डायग्राम को आप लोगों को दिखाया गया है कि किस तरीके से हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम में किसी भी अपने पावर सिस्टम को या सप्लाई सिस्टम को शो कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो ये एक डायग्राम है जो कि सिंगल लाइन डायग्राम जिसे हम बोलते हैं, उसमें रिप्रेजेंट किया गया है सभी कंपोनेंट्स को। तो इसमें बेसिकली है क्या है, एक सेकंड में अपने आप को नीचे लेता हूं। तो इसमें जो जनरेटिंग स्टेशन है उसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसको कि हम जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल कैपिटल जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कि जनरेटर होता है। यहाँ पे हम लोग एसी सोर्स का भी यूज कर सकते हैं। इन जब हम यहाँ पे जनरेटर का यूज नहीं करेंगे तो वहाँ पे एसी सप्लाई का यूज कर सकते हैं जो हमें मिलती है। उसके बाद में हम लोगों के लगे होते हैं ट्रांसफार्मर, जो कि सब स्टेशन SUB1 से डिनोट किया गया है, इसके जो इसका वो दिया गया है नेमिंग, सब स्टेशन 1, जिसकी की रेटिंग है 10 kV बाया 400 kV। 10 kV ये क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये क्या करेगा, 10 kV को 400 kV में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद में जो ये बस बार, जो एक लाइन आप लोगों को दिख रही है, खड़ी हुई लाइन जो दिख रही है आप लोगों को, ये बस बार होता है। इससे क्या करते हैं हम, अपने जो ट्रांसफार्मर से जो हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिला है उसको बस बार के थ्रू ट्रांसमिशन लाइन पर भेज देते हैं। फिर ट्रांसमिशन लाइन से, ट्रांसमिशन लाइन 1 जो दिख रही है 400 kV की, उससे फिर बस बार एक कनेक्टेड है खड़ी हुई लाइन, जो क्या करती है, फिर से इस जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के थ्रू जो आया हुआ है पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, उसको लेके फिर सब SUB सब स्टेशन 2 को भेज देती है, जिसकी की रेटिंग क्या है, ये स्टेप डाउन का काम करती है। स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को कम करने का। ये 400 kV को 33 kV में कन्वर्ट कर देगा।
तो ये आप लोगों को दिख रहा है 400 केबी बाया 33 केबी, तो स्टेप डाउन कर रहा है ये ट्रांसफार्मर। तो दो तरीके के ट्रांसफर होते हैं, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन। तो पहला लगा हुआ है स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो जनरेटर या जनरेटिंग स्टेशन पे लगा होता है, या फिर हमारे जो पावर स्टेशन है वहां पे लगा होता है। तो ये सिंबल जी दिखाया गया है, ये जनरेटिंग स्टेशन या जनरेटर या पावर सिस्टम पावर स्टेशन का को दिखाने का एक सिंबल है। तो जनरेटिंग से हम लोगों को मिला, स्टेप अप किया हम लोगों ने ट्रांसफार्मर सब स्टेशन 1 से, फिर ट्रांसमिशन लाइन के 1 के थ्रू हम लोगों ने 400 केबी भेजा, फिर उसको फिर दोबारा से सब स्टेशन 2 पर लाकर स्टेप डाउन किया 33 केबी में 400 केबी को। फिर हम लोगों ने बस बार के थ्रू हमने क्या किया, बिग कंज्यूमर जो इंडस्ट्रीज में जिन हमको 33 केबी भेजना है टू द बिग इंडस्ट्रीज, हमने इलेक्ट्रिकल बस बार के थ्रू सेंड कर दिया फीडर्स के थ्रू। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, फिर से उस जो 33 केबी सप्लाई मिला है उसको फिर से स्टेप डाउन किया 11 केबी में, ठीक है, जो कि सब स्टेशन 3 है। फिर उस 11 केबी सप्लाई को हम लोगों ने क्या किया, उसको मीडियम कंज्यूमर जो मध्यम वर्ग के इंडस्ट्रीज हैं, जो मीडियम कंज्यूमर है, मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, उनको सप्लाई किया, जो कि 11 केबी उनको मिला। फिर 11 केबी के बाद में फिर हमने सब स्टेशन 4 के थ्रू फिर से स्टेप डाउन किया 11 केबी को, हमने 6 केबी में स्टेप डाउन किया। अब जो 6 केबी है हम लोगों का, वो हम लोगों ने 6 केबी को कहाँ भेजा, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, टू स्मॉल इंडस्ट्री, छोटी जो औद्योगिक फैक्ट्रीज हैं उनको भेजा। फिर उसके बाद में सब स्टेशन 5 पर लाए, वहां पे हम लोगों ने उसको जो 6 केबी था उसको 6 केबी को हमने कन्वर्ट किया, स्टेप डाउन किया 400 वोल्ट में, 400 वोल्ट में या 440 वोल्ट में, जो बोल लो 440 वोल्ट बोलो या 400 वोल्ट बोलो। ये एक रेशियो रहता है कि हम रिप्रेजेंट हम कभी 400 से कर देते हैं, कभी 440 से कर देते हैं। फिर हमने 440 लिया, उसको हम लोगों ने कहाँ भेजा, टू द एलटी कंज्यूमर, जो लो ट्रांसमिशन कंज्यूमर हैं उनको सेंड की। जैसे कि जो हम घरेलू उपभोक्ता हैं, हम लोगों के पास आती है 400 केबी आता है, और उसी को हम लोग क्या यूज करते हैं, अपने स्टेबलाइजर्स या डिफरेंट डिवाइसेस का यूज करके 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके अपनी डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं। तो ये पूरे एक पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया है सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू। मतलब एक लाइन है, एक लाइन ही पूरे डायग्राम को, मतलब पूरे सिस्टम को शो कर रही है। इसी को हम सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं। इससे हम पूरी इंडस्ट्री, जैसे कोई भी इंडस्ट्री होगी उसमें कितने सारे अलग अलग जगह इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई हो रही होगी, वो सब इस डायग्राम के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि कितने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, कितनी कितनी जगह हमारी इलेक्ट्रिकल पावर जा रही है, कितना कंजप्शन हो रहा है। ये सब हम डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज का अपना अपना एक एसएलडी होता है, सिंगल लाइन डायग्राम होता है, जिससे कि हम उसको पूरी इंडस्ट्री का पूरा लोड और पूरा एनालिसिस डायरेक्टली एक ही डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया सिंगल लाइन डायग्राम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, वो है लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो लॉसेज, जो हानियां हो रही है इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, वो क्या होती हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन इज in electrical power substations passes through the large and the complex networks like transformers, overhead lines, cables and other equipments and reaches at the end users। तो जो मैं आप लोगों को बता रहा था, जो लॉसेस होते हैं, तो वो जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करते हैं, उसके बाद में जो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से जो इलेक्ट्रिकल पावर पास होती है, उसमें जो लॉसेस होते हैं इक्विपमेंट्स के थ्रू, ओवरहेड लाइंस जो है हमारी ट्रांसमिशन लाइन, उनमें, केबल्स में, और जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं जैसे कि सर्किट ब्रेकर्स हैं या फिर फ्यूजेस हैं, उनमें जो लॉसेस जो होंगे इलेक्ट्रिकल पावर के, वो लॉसेस क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिकल लॉसेस कहलाते हैं। It is the fact that the unit of electrical energy generated by a power station does not match with the units distributed to the consumers। तो ये एक फैक्ट है कि जो हम लोग जितना अगर यूनिट जनरेट कर रहे हैं, उतना यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन टू द कंज्यूमर नहीं हो पा रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। जैसे कि हम लोगों ने 100 केबी, 100 किलो वोल्ट, 100 यूनिट जनरेट किए, सॉरी यूनिट्स के फॉर्म में बात कर लें, वोल्ट को छोड़ के, अगर 100 यूनिट जनरेट किए तो डिस्ट्रीब्यूशन टू द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वो 90 से 95 ही रह जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, बीच में लॉसेस हो जाता है 10-5 यूनिट का, तो वो लॉसेस की कैटेगरी में काउंट होता है।
तो ये लॉसेस होते किस वजह से हैं वो हम आगे जानते हैं। सम परसेंटेज ऑफ यूनिट्स इज लॉस्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। दिस डिफरेंस in the generating and distributed unit is known as the transmission and distribution losses, जिसको कि हम T&D losses भी कहते हैं। The T&D losses are amount that are not paid by the users। तो जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है वो यूजर्स के द्वारा पे नहीं किया जाता है। ये एक तरीके से जो हमारा बिल बनकर आएगा वो उसमें उसको काउंट करके बिल की यूनिट रेट बढ़ा देते हैं उससे। मतलब करते क्या है, जैसे कि हम लोगों को 4 रुपए का यूनिट मिलना चाहिए था, जो लॉसेस हो रहे हैं उसका जो 1 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है तो हम लोगों को 5 रुपए यूनिट कर देंगे वो लोग। एक तरीके से वो एनालाइज करते हैं कि कितना लॉसेस हो गया, उसके बेसिस पर जो यूनिट रेट बढ़ा देते हैं। तो ये हमको देखने को मिलता है। ये एक तरीके से हम लोगों को लगता है कि यूजर के द्वारा नॉट पे नहीं किया गया, लेकिन यूजर को ही पे करना पड़ता है एट द एंड। यूजर को उस यूनिट को नहीं पे करना पड़ता, यूनिट रेट बढ़ जाता है बस, उस लॉस को पे नहीं करेगा कंज्यूमर। यस। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस किस तरीके से होते हैं, तो उसका कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। तो ट्रांसमिशन T&D लॉसेस, जिसको हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कहते हैं, उसको कैलकुलेट हम किस तरीके से करते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं एनर्जी इनपुट टू द फीडर्स। जो फीडर्स को एनर्जी इनपुट की गई है जो कि किलोवाट आवर्स में होगी, माइनस द बिल्ड एनर्जी टू द कंज्यूमर इन किलोवाट आवर। तो जितनी कंज्यूमर के बिल में यूनिट कंज्यूम हुई है वो डिवाइडेड बाय द एनर्जी इनपुट इन किलोवाट आवर्स। तो जितनी एनर्जी हम लोगों ने इनपुट की है वो इनटू 100। तो जो एनर्जी फीडर को मिली है वो उसमें से जो कंज्यूमर ने ली है वो उसका माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके और डिवाइडेड बाय द टोटल एनर्जी जो इनपुट हुई है फीडर को वो, इससे हम लोग इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे कि द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसीडर्ड एज अ वीकेस्ट लिंक इन द एंटायर पावर सिस्टम। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो एक कमजोर कड़ी मानी जाती है, वीकेंड लिंक मानी जाती है, वीकेस्ट लिंक इन द एंटायर पावर सिस्टम। The transmission losses are approximately 17% while the distribution losses are approximately 50%। तो जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन आई है जो जनरेटिंग स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक, उसके लॉसेस 17% होते हैं, लाइन लॉसेस, जिसे हम लाइन लॉस भी बोलते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन से फीडर तक पहुंचने वाले लॉस, तो इन लॉसेस में बहुत बड़ा वेरिएशन है। डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं एज कंपेयर टू द ट्रांसमिशन। तो जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को ओवरकम करने का जो तरीका है उसी को हम लोग कहते हैं T&D लॉसेस। उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। तो ये दो प्रकार के ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं। यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। तो पहला है उसमें टेक्निकल लॉसेस, दूसरा है नॉन टेक्निकल लॉसेस। जो तकनीकी हानियां हैं और गैर तकनीकी हानियां हैं वो होती हैं, दो प्रकार की हानियां इसमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में। तो जो कि नॉन टेक्निकल लॉसेस हैं उनको हम कॉमर्शियल लॉसेस भी बोलते हैं। तो हम एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। तो टेक्निकल लॉसेस, तो टेक्निकल लॉसेस बेसिकली क्या है? द टेक्निकल लॉसेस आर ड्यू टू द एनर्जी डिस्प्यूट्स in the conductors equipments used for transmission lines, transformer substations, sub transmission lines and distribution lines, and magnetic losses in transformers. Technical losses are normally 22.5% and directly depends on the network characteristics and the mode of operation। तो जो टेक्निकल लॉसेस है वो विभिन्न चीजों की वजह से होते हैं, जिसमें कि कुछ जैसे कि हो गए ट्रांसफार्मर की लॉसेस में हो गए, ट्रांसमिशन लाइन की वजह से लॉसेस हो गए, सब ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई है और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, और मैग्नेटिक लॉसेस जो ट्रांसफार्मर में हो रहे हैं उनकी वजह से होने वाले लॉस इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। तो उन लॉसेस में क्या है बेसिकली, ये 22.5% अप्रोक्सीमेटली होते हैं। दिए डायरेक्टली नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक, नेटवर्क की जो विशेषता है उस पर निर्भर करते हैं।
कि किस मोड में हम लोग अपना ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। द मेजर अमाउंट ऑफ द लॉसेज इन द पावर सिस्टम इज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो जो लॉसेज ज्यादातर हो रहा है वो प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता है। while the transmission and sub transmission line accounts for only about 30% of the total losses। जो टोटल लॉस जो टेक्निकल लॉसेज होते हैं उसका भी 30% लॉस हमारा जो ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन लाइन में होता है, बचा हुआ 70% है। जो टोटल लॉसेज का 70% है वो हमारा किस में होता है, वो हमारा होता है जो भी ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में लगी हुई चीजें हैं उनसे, जो इक्विपमेंट लगे हुए उनकी वजह से लॉसेस होता है। Therefore, the primary and the secondary distribution system must be properly planned to ensure within its limits, within limits। तो हम लोगों को प्लान तरीके से इस प्रोसेस को परफॉर्म करना चाहिए जिससे कि हम लोगों का जो लॉसेस हैं वो उनसे हम ओवरकम कर सकें। तो लॉसेस बेसिकली जैसे कि टोटल जो हमारा टेक्निकल लॉसेस है, जैसे 100% हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट किया उसमें से 22.5% एनर्जी हम लोगों का लॉस हो जाता है एज अ टेक्निकल लॉस। उसमें से भी 22.5% में से भी 22.5% का 30% वो हमारा किस में लॉस हो रहा है, वो हमारा लॉस हो रहा है अप्रोक्सीमेटली उसमें 22.5 का 30% अप्रोक्सीमेटली होगा, 22.5 का 30% होगा 6.75%। मतलब टोटल एनर्जी जो हम लोग लॉस कर रहे हैं टेक्निकल लॉसेज उसका 6.75% हमारा लॉसेज होगा ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन लाइन की वजह से। और बचा हुआ लॉसेज जो होगा वो हम लोगों का होगा जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, डिफरेंट डिवाइसेस लगी हुई हैं उनमें जो लॉसेज हो रहे हैं सब स्टेशन में, वो लॉसेज उसके अंदर काउंट होंगे। तो हम लोगों को एक प्लान्ड मतलब एक बढ़िया तरीके से रणनीति बनाकर अपना सिस्टम को सेटअप करना चाहिए जिससे कि हम लोग इन लॉसेस से ओवरकम कर सकें। द अनएक्सपेक्टेड load increase was reflected in increase in the technical losses above the normal level। तो जो ना चाहते हुए भी जो लोड इंक्रीज होता है वो क्या दिखाता है, वो इंक्रीज दिखाता है टेक्निकल लॉसेस को एंड द नॉर्मल लेवल। जो हमारा एबव नॉर्मल लेवल है तो उससे जो लॉसेस बढ़ रहे हैं टेक्निकल लॉसेस वो उसी की वजह बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग अपना जो लोड है उसको कम दिखा देते हैं और बाद में उसको कंज्यूम ज्यादा करते हैं तो उससे इंक्रीज हो जाता है इन द लोड। तो उसकी लोड इंक्रीज होने से क्या होता है, लॉसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम लोगों के घर में अगर लोड है अगर 5 किलोवाट का, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 5 किलोवाट नहीं 3 किलोवाट मानो एग्जाम्पल के लिए, तो 3 किलोवाट का लोड है। ये सारे अगर डिवाइसेस का अगर लोड फोरकास्टिंग करें तो 3 किलोवाट है, लेकिन कनेक्शन हम लोग 2 किलोवाट का लेते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें 3 किलोवाट सारी डिवाइसेस हैं एक साथ चलानी पड़ जाती है, तो उस समय लोड एक साथ 3 किलोवाट दिखा देता है मीटर। तो उससे जो जो हम लोग 3 किलोवाट एक साथ कंज्यूम कर लेते हैं उससे जो लॉसेस हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो जो कनेक्शन मिला हुआ है वो 2 किलोवाट के लिए मिला हुआ है और हम लोग ज्यादा एनर्जी का यूज कर लेते हैं। बहुत से लोग बिना कनेक्शन लिए यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, उससे भी लॉसेस बढ़ जाते हैं और उससे जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम है उस पर भी असर पड़ता है लॉसेस बढ़ने का। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए पेनल्टीज लगाई जाती हैं कंज्यूमर्स के ऊपर जिससे कि वो जो लोड है उसको अपने जो लोड है उसको सही तरीके से दिखाएं और लॉसेस जिससे कि कम हो। तो द लॉस नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, द लॉसेस आर इनहेरिएंट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो जो लॉसेस हैं वो इनहेरिएंट है, मतलब चेंजिंग है, बदलते रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। जो नुकसान है बिजली के उनका विवरण निहित है और इनको समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो इनको अगर हम चाहें तब भी हम इनको समाप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग पेनल्टीज का जो पेनल्टी लगाने का जो मेन प्रावधान शुरू हुआ है वो इसीलिए शुरू हुआ है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बताते ही नहीं है और पता भी नहीं चल पाता, तो उससे लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो हमेशा घाटे में रहता है। तो इन नुकसानों को झेलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेनल्टीज को लगाते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निकल लॉसेज, इसमें दो तरीके के टेक्निकल लॉसेज होते हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं आगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निकल लॉसेज, जस्ट अ सेकेंड। तो दो टाइप के टेक्निकल लॉसेस होते हैं, उसमें होता है हमारा पहला होता है
परमानेंट और फिक्स्ड टेक्निकल लॉसेस। तो जो परमानेंट लॉसेस हैं जो कि होने ही होने हैं, फिक्स्ड हैं, जो कि ऐसा लॉस होएगा ही, मतलब इसको हम रोक नहीं सकते। इसको ओवरकम करने के लिए कुछ हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उसकी वजह से ये लॉस कम हो सकते हैं। तो पहला लॉस है परमानेंट लॉस और फिक्स्ड लॉस। तो फिक्स्ड लॉसेस डू नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द करंट, मतलब करंट की वैल्यू चेंज करने से इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। दीज लॉसेस टेक्स द फॉर्म ऑफ हीट एंड नॉइज एंड अकर्स एज लॉन्ग एज ट्रांसफॉर्मर इज एनर्जाइज। तो जब तक ट्रांसफॉर्मर में हम लोगों की एनर्जी जाती रहेगी, जब तक ये लॉसेस होते रहेंगे। तो ये लॉसेस हीट और नॉइज की वजह से होने वाले लॉसेस होते हैं। जो हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको हीट होगी, गर्म होगी, उसमें लॉसेस होंगे। और जो नॉइज प्रोड्यूस होगी उससे जो लॉसेस होंगे, हमिंग साउंड, जो आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर के अगर बगल में जाएंगे देखेंगे, ट्रांसफॉर्मर के बगल से आप लोग गुजरोगे तो आप लोगों को एक हमिंग साउंड सुनने को मिलेगी, नॉइज सी। तो वो एक लॉसेस हो रहा होता है उस समय, उसमें मतलब हानि हो रही होती है ट्रांसफॉर्मर में इलेक्ट्रिसिटी की। तो बिटवीन 1/4 and the 1/3 of the technical losses on the distribution network are fixed losses। तो 1/4 and 1/3 मतलब 1/4 या 1/3 हिस्से में जो लॉसेस हो रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, वो फिक्स्ड लॉसेस की वजह से होते हैं। फिक्स्ड लॉसेस ऑन अ नेटवर्क कैन इन्फ्लुएंस इन द वे सेट अप बिलो सेट अप बिलो, मतलब जो फिक्स्ड लॉसेस होते हैं वो कुछ निम्न तरीकों से, निम्न चीजों की वजह से होते हैं जो कि नीचे बताया गया है। तो पहला होता है कोरोना लॉस। तो कोरोना लॉस क्या होता है? एक तरीके से कोरोना लॉस जो हमारी जो इलेक्ट्रिकल लाइन है उसकी जो ऊपर जो लेयर होती है, मतलब जो जो हमारा बिजली का तार जाता है उसके ऊपर जो लेयर होती है ऊपर की, उसमें जो टेम्परेचर या किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से जो लाइन में लॉसेस होते हैं, कोरोना मतलब उसकी जो ऊपर की लेयर होगी, ऊपर की परत होगी, उस पर जो लॉस होंगे उनको हम कोरोना लॉस कहते हैं। मतलब ओवर ट्रांसमिशन लाइन के जो ऊपर, जो केबल के ऊपर जो मेन लॉसेस होते हैं टेम्परेचर और किसी भी हीटिंग कंडीशन की वजह से, उनको हम कोरोना लॉसेस कहते हैं। नेक्स्ट होता है लीकेज करंट लॉसेस। अब जो करंट उसमें लीक हो रहा है, किसी भी वायर में लीक हो रहा है करंट, या किसी भी ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लीक हो रहा है करंट, उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है उसे हम लीकेज करंट लॉसेस बोलते हैं। अगला होता है डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। जो डाइलेक्ट्रिक हम लोग यूज करते हैं उनकी वजह से लॉसेस हो रहे हैं किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में, उनको हम डाइलेक्ट्रिक लॉसेस कहते हैं। ओपन ओपन सर्किट लॉसेस, कोई सर्किट अगर खुला छूट जाता है उसमें जो लॉसेस हो जाते हैं उनको हम ओपन लॉसेस कॉज्ड बाय द कंटिन्यूअस लोड फॉर मेजरिंग एलिमेंट्स। तो जो डिफरेंट मेजरिंग एलिमेंट, जैसे वोल्टेज के लिए हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं, करंट मेजर करने के लिए एमीटर लगाते हैं, और फ्रिक्वेंसी मेजर करने के लिए डिफरेंट फ्रिक्वेंसी मेजरिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं, या फिर पावर मेजर करने के लिए हम वॉट मीटर का यूज करते हैं। तो इन डिवाइसेस को जो हम कंटिन्यूअस ये लोड से कनेक्टेड है, इनकी वजह से मेजरमेंट में जो लॉसेस हो रहे हैं, मेजरमेंट करते समय ये भी कुछ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही होंगी, तो इनकी वजह से लॉसेस होंगे। तो वो लॉसेस भी हम लोगों के फिक्स लॉसेस में आते हैं। द लॉसेस कॉज्ड बाय द कंटिन्यूअस लोड ऑन द कंट्रोल एलिमेंट। जो कंट्रोलिंग एलिमेंट लगे हुए हैं, जैसे कि एमसीबी लगा हुआ है, सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, किसी भी टाइप का फ्यूज लगा हुआ है, या और कोई कंट्रोलिंग एलिमेंट लगा हुआ है, और कोई कंट्रोलिंग डिवाइसेस जैसे कि आजकल आ रहे हैं हम लोगों के डायरेक्ट ऑटोमेशन वाले कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं, उनमें जो लॉसेस होंगे, जैसे हम लोग घर में वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा हुआ है, स्टेबलाइजर जिसे हम बोलते हैं, तो जो वोल्टेज को स्टेबल करता है, उसकी वजह वो भी कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा, उससे भी लॉसेस होंगे। तो ये सभी लॉसेस, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर की वजह से लॉसेस होंगे, उन सभी लॉसेस को हम लोग काउंट करते हैं फिक्स्ड लॉसेस में। तो ये हम लोगों के फिक्स्ड लॉसेस